हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि सब अच्छे होंगे। तो आइए स्वागत करते हैं एक बार फिर से आपका अपने केमिस्ट्री के यूट्यूब चैनल ई रसायन पर। आज के सेशन में बच्चों हम लोग पढ़ने वाले हैं थर्मोकेमिस्ट्री के बारे में। इससे पहले हमारा जो चैप्टर था वो था हमारा थर्मोडायनामिक्स, जहाँ पर हम लोगों ने पढ़ा था हीट के बारे में, किसी प्रोसेस की हीट के बारे में, कि उसमें इंटरनल एनर्जी चेंज कैसे होता है, इंथैल्पी चेंज कैसे होता है, एंट्रोपी चेंज कैसे होता है, और उन चेंजेस के हेल्प से हम लोग कैसे एक केमिकल रिएक्शन की फिजिबिलिटी को पता लगा सकते हैं, उसकी स्पॉन्टेनिटी को पता लगा सकते हैं। तो यहाँ पर बच्चों हम लोगों ने थर्मोडायनामिक्स को ही दो पार्ट में डिवाइड किया था। एक था हमारा थर्मोडायनामिक्स और दूसरे चैप्टर का नाम हमारा बना थर्मोकेमिस्ट्री। तो इस थर्मोकेमिस्ट्री में बच्चों हम लोग किस पार्ट से डील करने वाले हैं, किस पार्ट ऑफ थर्मोडायनामिक्स से हम लोग डील करने वाले हैं, आइए देखते हैं बच्चों। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं थर्मोकेमिस्ट्री का मीनिंग क्या होता है। द स्टडी ऑफ वेरियस हीट और एनर्जी चेंजेस related to various physical and chemical transformation। तो बच्चों यहाँ पर क्या बता रहा है कि जो हमारी थर्मोकेमिस्ट्री है वो इन्वॉल्व्स है स्टडी ऑफ वेरियस हीट एंड एनर्जी चेंजेस। तो हमारी जो हीट का चेंजेस होता है हमारी किसी भी फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन या फिर किसी केमिकल रिएक्शन के दौरान, तो उसके चेंजेस को हम लोग क्वांटिफाई करते हैं या फिर उसके बारे में पता लगाते हैं कि कितना चेंज हुआ है। तो उसकी स्टडी को हम लोग पढ़ते हैं किसमें, थर्मोकेमिस्ट्री में। तो यहाँ पर बच्चों बहुत ही माइन्यूट डिफरेंस है थर्मोकेमिस्ट्री और थर्मोडायनामिक्स में, कि जब हम लोग किसी भी केमिकल रिएक्शन के दौरान हुई उसमें हीट चेंजेस के बारे में पता लगाते हैं तो उसकी स्टडी हम लोग करते हैं थर्मोकेमिस्ट्री में। और थर्मोडायनामिक्स में हम लोग पूरे प्रोसेस जो होता था उसमें कौन सी हीट चेंज हो रही है उस प्रोसेस में, तो उसकी जो स्टडी करते थे वो हम लोग थर्मोडायनामिक्स में करते थे। लेकिन यहाँ पर हम लोग केमिकल रिएक्शन के दौरान जो भी हीट चेंज होती है उसकी स्टडी करते हैं हम लोग थर्मोकेमिस्ट्री में। तो बच्चों इसके लिए हमको यहाँ पर केमिकल रिएक्शन यानी वेरियस केमिकल रिएक्शन की स्टडी करनी होगी, और उसके साथ जो भी हमारा एनर्जी चेंजेस है, जो हीट चेंजेस है, उसकी भी हम लोगों को कैलकुलेशन करनी होगी, उसका पता लगाना होगा। सबसे पहले जब हम हीट चेंज का पता लगाते हैं तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि जो हमारी हीट चेंजेस होती है तो या तो वो इंटरनल एनर्जी हम लोग उसको बोल सकते हैं, या फिर बच्चों हम लोग बोल सकते हैं उसको इंथैल्पी। तो इन दोनों में बेसिक डिफरेंस हम लोगों ने थर्मोडायनामिक्स में पढ़ा था कि हमारा जो इंटरनल एनर्जी चेंज होता है वो होती है हमारी हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। डेल्टा यू को हम लोगों ने क्या निकाला था, क्यू। चलो हम लोग बच्चों क्या करते हैं, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स से फिर से देख लेते हैं। हमारा क्या होता है, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्लू, और डब्लू हमारा था माइनस पी डेल्टा वी। तो अगर हम कांस्टेंट वॉल्यूम लेते हैं यानी कांस्टेंट वॉल्यूम लेते हैं यानी वॉल्यूम कांस्टेंट लेते हैं तो हमारा जो डेल्टा वी है वो हो जाएगा 0। तो इस तरीके से जो हमारा डेल्टा यू है वो किसके बराबर बचेगा, क्यू वी के इक्वल, क्योंकि ये हमारा जो टर्म है वो 0 हो जाएगा एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो हमारा जो डेल्टा यू होता है वो हमारी हीट ट्रांसफ़र एट कांस्टेंट वॉल्यूम भी इसको हम लोग बोलते हैं। इसी तरीके से हमारा जो दूसरा टर्म था वो था हमारा डेल्टा एच, और वो निकला था हमारा एट कांस्टेंट प्रेशर। इसको भी बच्चों हम लोगों ने वहाँ पर ड्राइव किया था। तो इस तरीके से हीट ट्रांसफ़र एट कांस्टेंट प्रेशर को हम लोग कहते हैं इंथैल्पी चेंज, और हीट ट्रांसफ़र एट कांस्टेंट वॉल्यूम को हम लोग बच्चों बोलते हैं इंटरनल एनर्जी चेंज। तो यहाँ पर बात आती है कि जो हमारी केमिकल रिएक्शंस होती हैं हमारी लेबोरेटरी में या फिर इंडस्ट्रियल प्रोसेस में, तो वो मैक्सिमम एट कांस्टेंट प्रेशर करवाई जाती हैं या फिर होती हैं।
तो यहाँ पर जो मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस हैं वो कांस्टेंट प्रेशर पर होती है, तो हम लोग जो हीट चेंज है अपनी वो हम लोग जनरली क्या लेते हैं, एंथैल्पी के टर्म्स में बच्चों लेते हैं। तो इस पूरे चैप्टर के दौरान, ड्यूरिंग होल चैप्टर, थ्रू आउट द चैप्टर हम लोग बात करेंगे एंथैल्पी चेंज की, ना कि इंटरनल एनर्जी चेंज की। तो हम इसे एंथैल्पी चेंज को हीट चेंज भी बोल सकते हैं, या फिर हम लोग इसको बोलेंगे एंथैल्पी चेंज। तो बच्चों देखते हैं कि क्या फॉर्मूला होता है किसी रिएक्शन की एंथैल्पी चेंज निकालने का। सपोज कर लेते हैं बच्चों कोई हमारा रिएक्टेंट है और रिएक्टेंट से बन रहा है हमारा यहाँ पर प्रोडक्ट। तो जब बच्चों कोई रिएक्टेंट से प्रोडक्ट हमारा यहाँ पर ट्रांसफॉर्म होगा तो यहाँ पर कोई भी हमारी जो रिएक्शन की एनर्जी या तो रिलीज होगी या तो एब्जॉर्ब हुई होगी। तो हम लोग कैसे निकालेंगे, डेल्टा एच आर, यानी रिएक्शन की एंथैल्पी चेंज को हम लोग क्या लिखते हैं, डेल्टा एच आर, और इसको बोलते हैं एंथैल्पी चेंज ऑफ अ रिएक्शन, एंथैल्पी चेंज ऑफ अ रिएक्शन। तो अगर यहाँ पर हम लोगों ने कोई भी रिएक्टेंट और एक प्रोडक्ट लिया है तो हमारी जो एंथैल्पी चेंज फॉर अ रिएक्शन है वो क्या होगी, H प्रोडक्ट माइनस H रिएक्टेंट। यानी जो हमारे प्रोडक्ट पार्ट की एंथैल्पी है और हमारे जो रिएक्टेंट पार्ट की एंथैल्पी है उसका जो डिफरेंस होगा वो हमारी क्या होगा, एंथैल्पी चेंज फॉर अ रिएक्शन। तो बच्चों ये वाली बात आपको पहले भी पता होगी, इतनी इजी बात कि हमारी जो एंथैल्पी ऑफ अ रिएक्शन होती है वो हम लोग प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के एंथैल्पी से माइनस करके निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर बच्चों हम लोगों ने लिखा है HP और HR, जबकि यहाँ पर हम लोगों ने लिखा है डेल्टा H। जबकि थर्मोडायनेमिक्स में हम लोगों ने ये बात बार बार की थी कि हम लोग किसी भी चीज़ का डिफरेंस निकाल सकते हैं। जैसे हम लोग इंटरनल एनर्जी के बारे में कह रहे थे कि जो U है जो वो फाइंड नहीं किया जा सकता, बल्कि जो डेल्टा U है वो फाइंड किया जा सकता है। इसी तरीके से बच्चों H के केस में H फाइंड ना करके हम लोग क्या फाइंड कर सकते हैं, डेल्टा H। तो जो हम एनर्जी डिफरेंस है, चाहे वो इंटरनल एनर्जी का हो चाहे वो बच्चों एंथैल्पी का हमारा डिफरेंस हो, हम लोग डिफरेंस को फाइंड कर सकते हैं, ना कि केवल और केवल एंथैल्पी या फिर इंटरनल एनर्जी को। तो यहाँ पर हमारा जो रियल मीनिंग है इसका वो है हमारा डेल्टा HP और डेल्टा HR। तो प्रोडक्ट का जो हमारा एंथैल्पी चेंज होगा और जो हमारा रिएक्टेंट का एंथैल्पी चेंज होगा उसका जो डिफरेंस होगा वो हमारा पूरी रिएक्शन का एंथैल्पी चेंज माना जाएगा। तो ये हमारा हो जाता है फॉर्मूला। अब अगर हम इस रिएक्शन को और कॉम्प्लेक्स करते हैं, यहां पर बच्चों हम लोग दो रिएक्टेंट और दो प्रोडक्ट अगर कर लेते हैं तो हम किस तरीके से अपनी एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन निकालेंगे। तो यहां पर कुछ बहुत बड़ा बदलाव ना होके बच्चों क्या हो जाएगा कि हमारे जो ये प्रोडक्ट की टोटल एंथैल्पी है, यानी डेल्टा HC प्लस डेल्टा HD, इसको टोटल को हम लोग माइनस करेंगे टोटल रिएक्टेंट की एंथैल्पी से, तब ये हमारा क्या आ जाएगा, एंथैल्पी ऑफ अ रिएक्शन आ जाएगा। तो बच्चों कहीं पर आप लोग ये डेल्टा लिखा हुआ देखेंगे, कहीं पर डेल्टा हुआ लिखा हुआ नहीं देखेंगे। हम लोग सीधे सीधे HP माइनस HR लिख देते हैं, या HC प्लस HD माइनस HA प्लस HB भी लिख सकते हैं। लेकिन हम लोगों को पता होना चाहिए कि हम लोग एंथैल्पी चेंज ही कैलकुलेट कर सकते हैं, तो हम लोग यहाँ पर भी एंथैल्पी चेंज ही लेते होंगे। अब वो अलग बात है बच्चों कि हम लोग रिप्रेजेंटेशन के दौरान हम लोग केवल डेल्टा H ना लिखकर केवल H लिख सकते हैं। सो यहाँ पर बच्चों हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से इस रिएक्शन के लिए भी हम लोगों ने अपनी एंथैल्पी चेंज फॉर अ रिएक्शन निकाल ली। अब अगर हम लोग इस केमिकल रिएक्शन को थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स करते हैं, लेट अस टेक अ रिएक्शन लाइक दिस। तो बच्चों यहाँ पर हमारी ये केमिकल रिएक्शन है और इसमें हमारे कोफिशिएंट्स भी दिए हुए हैं। तो जब हम लोग एंथैल्पी चेंज ऑफ अ रिएक्शन निकाल रहे होंगे, यानी डेल्टा HR, तो कंबाइनली एंथैल्पी लेंगे हम लोग प्रोडक्ट की माइनस कंबाइनली एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। तो यहाँ पर जब हम लोग
इंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट ले रहे होंगे तो ये जो हमारे कोफिशिएंट हैं इनका बच्चों क्या रोल होगा। तो आइए देखते हैं कि यहाँ पर हमारी HC, तो यहाँ पर बच्चों हम लोग डेल्टा H ना लिख के, काफ़ी कॉम्प्लेक्स दिख रहा है वो देखने में, तो लेकिन हम लोग यहाँ पर इसको डेल्टा H ही समझेंगे, लेकिन हम लोगों ने यहाँ पर डेल्टा वो केवल HC लिख दिया है। तो HC और इसके आगे इसकी कोफिशिएंट की मल्टीप्लाई करा देंगे प्लस D इंटू HD माइनस A इंटू HA प्लस B इंटू HB। तो इस तरीके से आप लोगों ने बच्चों देखा कि अगर हमारे पास कोफिशिएंट है तो उस कोफिशिएंट को भी हमें मल्टीप्लाई कराना होगा उसकी इंथैल्पी चेंज में। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि बच्चों आप लोग पहले से ही जानते हैं कि जो हमारी इंथैल्पी होती है, इंथैल्पी कौन सी प्रॉपर्टी होती है? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज वो होती हैं जो नंबर ऑफ मोल या फिर साइज ऑफ सब्सटेंस पर डिपेंड करती हैं। तो यहाँ पर बच्चों अगर हम लोग नंबर ऑफ मोल्स को चेंज करते हैं तो हमारी जो इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन है वो भी चेंज हो जाएगी और यहाँ पर उसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो अगर हम यहाँ पर इसके नंबर ऑफ मोल्स में से किसी की मल्टीप्लाई करते हैं या किसी को डिवाइड करते हैं तो यहाँ पर भी वो हमारा डिफरेंस दिखाई पड़ेगा। तो बच्चों एक हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं और उसकी हम लोग एंथैल्पी चेंज निकालते हैं। तो देखते हैं बच्चों कि किस तरीके से हम लोग एंथैल्पी चेंज ऑफ अ रिएक्शन निकाल सकते हैं। सो यहाँ पर बच्चों हमारा ये एग्जाम्पल है हमारे सामने। CH4 गैसियस फॉर्म प्लस 2O2 गैसियस फॉर्म गिव्स CO2 गैसियस फॉर्म प्लस 2H2O लिक्विड फॉर्म में दिया हुआ है और यहाँ पर हमको कैलकुलेट करनी है डेल्टा HR। तो यहाँ पर बच्चों हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास कुछ डाटा दिए हुए हैं किसके? इंथैल्पी चेंज के, किसके? अलग अलग रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स के। तो यहाँ पर हमारा CH4 का दिया हुआ है, O2 का बच्चों हम लोग यहाँ पर 0 मानते हैं। ये जब हम लोग आगे इंथैल्पी चेंज फॉर फॉर्मेशन ऑफ सब्सटेंस पढ़ेंगे तो वहाँ पर हम लोग कुछ प्योर एलिमेंट्स का हम लोग यहाँ पर 0 मानते हैं, वहाँ पर हम लोग इसकी डिस्कशन करेंगे डिटेल में। तो ये सारे जो हमारे हैं इंथैल्पी चेंज, इसकी हेल्प से हम लोग क्या निकालेंगे? इंथैल्पी चेंज ऑफ अ रिएक्शन। तो हमारे पास CO2 का क्या है? -400। तो यहाँ पर कोई कोफिशिएंट नहीं है तो हम किसी से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। तो यहाँ पर हमारा H2O है तो H2O का हम लोग प्लस लिख के 2 इंटू H2O का हमारा पास है 300 और माइनस CH4 का हमारे पास है -80 और प्लस O2 का हमारे पास है 2 इंटू 0। तो इस तरीके से हमारे पास आ जाता है -400 -600 और प्लस 80 किलो जूल पर मोल, -1000 प्लस 80 किलो जूल पर मोल। तो यहाँ पर आ जाता है हमारा -920 किलो जूल पर मोल। ये हमारी आ जाती है डेल्टा HR यानी इंथैल्पी चेंज ऑफ अ रिएक्शन। तो बच्चों इस तरीके से इतनी इजी वे से हम लोग निकाल सकते हैं किसी भी गिवन रिएक्शन के लिए उसकी इंथैल्पी चेंज। पर हमको बच्चों क्या पता होना चाहिए? डाटा पता होना चाहिए अलग अलग रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का इंथैल्पी चेंज। अब बच्चों बात आती है कि हमको इस इंथैल्पी चेंज निकालने की नीड क्या पड़ती है, क्या ज़रूरत होती है हमको इस इंथैल्पी चेंज निकालने की किसी भी रिएक्शन के लिए। तो जो हमारी इंथैल्पी चेंज होती है वो या तो बच्चों हमारे पास आएगी निगेटिव या फिर हमारे पास आएगी पॉजिटिव। अब इसकी वैल्यू भी हमारे पास कुछ, इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो भी अलग अलग होगा। तो निगेटिव और पॉजिटिव आती है। तो निगेटिव का मीनिंग क्या होता है? निगेटिव का मीनिंग क्या हुआ कि हमारा जो प्रोडक्ट और जो रिएक्टेंट की इंथैल्पी है उसमें से कौन सी ज़्यादा है? रिएक्टेंट की जो हमारी इंथैल्पी होगी वो ज़्यादा होगी, तभी तो बच्चों हमारा निगेटिव आएगा। और अगर पॉजिटिव आता है तो हमारा जो HP होगा वो ज़्यादा होगा HR से। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि हमारे निगेटिव का जो सेंस होता है उसमें मतलब होता है कि जो हमारी हीट होती है वो क्या होगी?
रिलीज्ड होगी, और रिलीज्ड का मीनिंग होता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और इस केस में हमारी आएगी हीट एब्जॉर्ब्ड, और एब्जॉर्ब का मतलब हुआ एंडोथर्मिक। तो दो केस बनते हैं, एक डेल्टा एच जब नेगेटिव होगा तो हमारी रिएक्शन होगी एक्सोथर्मिक, और जब डेल्टा एच पॉजिटिव होगा तो हमारी रिएक्शन होगी बच्चों एंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक का मतलब है हीट रिलीज होगी उस हमारी केमिकल रिएक्शन के प्रोसेस के दौरान, और हमारी जो एंडोथर्मिक का मीनिंग हुआ कि हमारी जो केमिकल रिएक्शन है वो होने के दौरान एनर्जी एब्जॉर्ब करेगी। तो इन दो केसेस का पता लगाना इसलिए ज़रूरी है कि जब भी बच्चों किसी लेबोरेटरी में जब कोई रिएक्शन हो रही होती है, या फिर कोई बड़ी सी इंडस्ट्री में, केमिकल इंडस्ट्री में जब कोई रिएक्शन परफॉर्म हो रही होती है, तो अगर हमको इस डाटा का पता है कि कोई भी रिएक्शन को हीट चाहिए है या फिर हीट रिलीज होगी, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग सिचुएशन को मैनिपुलेट कर सकते हैं। कांस्टेंट टेम्परेचर पे हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ का जो टेम्परेचर है वो बढ़ जाएगा या फिर उसको हमको और हीट देनी पड़ेगी। तो इस डाटा का जो यूज़ होता है वो बहुत ही यूज़फुल होता है इन पर्पस ऑफ इंडस्ट्री और हमारी जो भी केमिकल प्रोसेसेस होती हैं। तो हमको बच्चों इन एंथैल्पी चेंज के डाटा की बहुत सारी नीड होती है। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं बच्चों स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज फॉर अ रिएक्शन या ऑफ अ रिएक्शन। तो एक टर्म यहाँ पर ऐड हुआ है स्टैंडर्ड एंथैल्पी। तो आइए बच्चों देखते हैं कि क्या होता है हमारी स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज और क्या इसकी ज़रूरत होती है हमको अपनी कैलकुलेशंस में। सो यहाँ पर बच्चों स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज ऑफ अ रिएक्शन, यानी हम जो अभी तक पढ़ रहे थे एंथैल्पी चेंज ऑफ अ रिएक्शन, उसके साथ हमारा ये जो स्टैंडर्ड वर्ड है वो यहाँ पर ऐड होता है। तो इस स्टैंडर्ड वर्ड ऐड होने के साथ साथ हमारी कुछ कंडीशंस यहाँ पर ऐड होती हैं। क्या कंडीशंस होती हैं? हमारी कंडीशंस होती हैं कि हमारा जो प्रेशर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, 1 बार। 1 बार प्रेशर में ही अगर हम लोग किसी केमिकल रिएक्शन के लिए एंथैल्पी चेंज निकालते हैं तब उसको हम लोग स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज बोलते हैं। दूसरी कंडीशन बच्चों क्या होती है यहाँ पर कि कोई स्पेसिफिक टेम्परेचर होना चाहिए। जनरली वो क्या होता है हमारा 25 डिग्री सेंटीग्रेड या फिर 298 केल्विन होता है। तो या तो यूजुअली ये वाला टेम्परेचर होना चाहिए या फिर बच्चों कोई भी हमारी केमिकल रिएक्शन अलग अलग टेम्परेचर पर परफॉर्म होती है। बहुत सारी रिएक्शंस ऐसी होती हैं जो हमारी इस टेम्परेचर पर परफॉर्म ही नहीं होती, तो हमको एक स्पेसिफिक टेम्परेचर लेना पड़ता है। लेकिन जनरल केसेस में हमको ये रूम टेम्परेचर ही अलाउ करते हैं फॉर स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज ऑफ अ रिएक्शन के लिए। तो सेकंड कंडीशन हमारी हो जाती है कि हमारा जो टेम्परेचर होना चाहिए वो स्पेसिफिक होना चाहिए या फिर 25 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। तीसरी जो कंडीशन आती है बच्चों यहाँ पर वो आती है कि जो हमारे सब्सटेंस हैं, जो हमारे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट हैं, वो शुड बी इन प्योर फॉर्म, यानी स्टैंडर्ड फॉर्म में होने चाहिए, प्योर फॉर्म में होने चाहिए। तो इसका क्या मीनिंग होता है बच्चों? इसका मीनिंग ये है कि हमारे जो नॉर्मल कंडीशन है, रूम टेम्परेचर है, या फिर हमारे जो 1 बार प्रेशर और 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर कोई भी एलिमेंट या फिर कोई भी मॉलिक्यूल जो होता है, जैसे बच्चों हमारा जो ऑक्सीजन है वो हमारे जनरल कंडीशन में किस फॉर्म में पाया जाता है, O2 फॉर्म में पाया जाता है, और इसकी जो स्टेट होती है वो कैसी होती है, गैसियस होती है। गैसियस स्टेट में ये मिलता है। तो जो O2 है बच्चों हमारा जो रिएक्टेंट अगर प्रोडक्ट में हो तो वो गैस फॉर्म में ही हो, O2 हमारा लिक्विड फॉर्म में नहीं होना चाहिए। ऐसे ही हमारा जो H2O है, H2O किस फॉर्म में मिलता है, 1 बार प्रेशर और 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर हमारा लिक्विड फॉर्म में मिलता है। तो अगर किसी रिएक्शन में H2O गैसियस फॉर्म में दिया हुआ है तो वो हमारी स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज ऑफ अ रिएक्शन नहीं होगी। इसी तरीके से
H हमारा H2 फॉर्म में आता है, गैसियस फॉर्म में। इसी तरीके से अगर हम लोग देखें तो कार्बन जो होता है, कार्बन का जो प्योर स्टेट होता है वो कौन सा होता है, ग्रेफाइट को हम लोग मानते हैं प्योर स्टेट। इसके और भी बच्चों एलोट्रॉप्स होते हैं, डायमंड होता है, फुलरीन्स होते हैं, लेकिन हम लोग इसका जो प्योर फॉर्म है उसको हम लोग किसको मानते हैं, ग्रेफाइट को मानते हैं। इसी तरीके से सल्फर का जो एलोट्रॉप्स होता है वो S8 ऑर्थोरोम्बिक फॉर्म में प्योर माना जाता है। जो हमारा C2H5OH यानी जो इथाइल अल्कोहल होता है वो कैसे, लिक्विड फॉर्म में मिलता है। तो ये जो लिक्विड फॉर्म और ये सारी चीज़ें हैं ये हमारी प्योर स्टेट मानी जाएंगी अगर वो 1 बार प्रेशर और 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसी स्टेट में है। तो अच्छो बच्चों, तो यहाँ पर बच्चों अगर हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे CH4 है प्लस O2 है गिव्स CO2 और प्लस H2। तो CH4 अगर गैसियस स्टेट में है, O2 गैसियस स्टेट में है, CO2 गैसियस स्टेट में है और H2O अगर गैसियस स्टेट में है, तो इसकी अगर हम लोग इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन निकालें तो क्या वो स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन होगी? अगर इस कंडीशन के लिए 1 बार और 25 डिग्री सेंटीग्रेड हम लोग मान लेते हैं। तो बच्चों CH4 हमारा गैसियस स्टेट में होता है, O2 गैसियस स्टेट में होता है, CO2 भी गैसियस स्टेट में होता है, पर हमारा जो पानी होता है, वाटर होता है, वो हमारा जो प्योर होता है वो लिक्विड स्टेट में मिलता है। इसलिए इसकी जो इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन होगी वो कैसी होगी, स्टैंडर्ड नहीं होगी। तो ये जो 3 कंडीशंस हैं वो हमको फॉलो करनी होती हैं, किसके लिए, टू बी स्टैंडर्ड। तो बच्चों इस स्टैंडर्ड इंथैल्पी चेंज की ज़रूरत क्यों पड़ती है, क्योंकि अगर हम लोग किसी भी रिएक्शन के लिए इंथैल्पी चेंज निकालते हैं, तो सपोज कर दो बच्चे कि हम लोगों ने अभी हम जहाँ पर हैं इस लैब में हम लोगों ने किसी भी पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए इंथैल्पी चेंज निकाली, इंथैल्पी चेंज ऑफ अ रिएक्शन निकाली, और सपोज करते हैं आप हमारे ऐसे कहीं मान लीजिए 25 किलोमीटर दूर बैठे हैं, आपने अपनी लेबोरेटरी में इस सेम रिएक्शन की इंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन निकाली, तो क्या वो दोनों इंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन सेम होंगी? बिल्कुल नहीं होंगी, क्योंकि हो सकता है आपने जो उसकी कंडीशंस ली हो, उस पर प्रेशर लिया हो, या फिर उसका जो टेम्परेचर है, या फिर उसके जो प्योर स्टेट्स हैं वो आपने ना लेके कोई और स्टेट ली हो, तो हो सकता है कि हमारी जो इंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन में क्या हो, डिफरेंसेस हों। तो इसलिए बच्चों यहाँ पर हमारी कंडीशंस को स्टैंडर्डाइज किया गया, उसको सेम किया गया, क्योंकि हम लोग कहीं पर भी पूरी दुनिया में अगर हम लोग किसी सेम रिएक्शन की इंथैल्पी चेंज निकाल रहे हैं तो उसमें डिफरेंस नहीं होना चाहिए। तो अगर हम लोग किसी इंथैल्पी चेंज की वैल्यू निकालते हैं यहाँ पर, तो उसका डाटा हमारे जो जापान में, अमेरिका में जो साइंटिस्ट हैं, केमिस्ट हैं, उनके द्वारा भी क्या यूज़ किया जाना चाहिए, यानी वो वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। अदरवाइज क्या होगा, सब अपनी अपनी रिएक्शंस का इंथैल्पी चेंज अपना अपना बच्चों निकाल रहे होंगे। तो इसका फ़ायदा हमारा कहाँ से मिलता है, स्टैंडर्ड कंडीशन के साथ हमको फ़ायदा मिल जाता है कि अगर उन्होंने कोई इंथैल्पी चेंज निकाली है तो हम उसको यूज़ कर सकते हैं। इसी तरीके से बहुत सारी जो गिवन डाटा होता है हमारी बुक्स में, जो भी आप लोग बच्चों रेफरेंस बुक यूज़ कर रहे होंगे अपनी NCERT या फिर और कोई भी बुक होगी, तो उसमें बहुत सारे डाटा दिए होते हैं हमारी इंथैल्पी चेंज के, तो वो हमारे क्या होते हैं, स्टैंडर्ड इंथैल्पी चेंज ऑफ अ रिएक्शन के डाटा प्रोवाइडेड होते हैं। तो यहाँ पर बच्चों आप लोगों ने देखा कि किस तरीके से स्टैंडर्ड इंथैल्पी चेंज ऑफ अ रिएक्शन के लिए कंडीशंस थी। तो बच्चों आज के लिए इस सेशन में हम लोग यहीं पर फिनिश करते हैं। अब हम लोग अपना जो नेक्स्ट सेशन है उसमें बात करेंगे जो हमारी वेरियस फेज ट्रांसफॉर्मेशन होती है, उसके लिए जो इंथैल्पी चेंज होती है वो कैसे काम करती है। तो बच्चों टिल देन बाय बाय, और आई होप कि आज का सेशन बहुत अच्छा रहा होगा। अब मिलते हैं अब अपने नेक्स्ट सेशन।